नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार एक बार पुनः आपका एराइज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिएगा साथियों, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन। क्लियर? सॉल्यूशन में हमने डिस्कस कर लिया था प्रासरण दाब। अणुसंख्य गुणधर्म, एक आखिरी अणुसंख्य गुणधर्म हमने डिस्कस किया था साथियों, प्रासरण दाब। क्लियर है? अब एक आखिरी टॉपिक बचा इस चैप्टर का, उसका नाम है बेटा वेन टॉप समीकरण। उस टॉपिक का नाम है साथियों वेन टॉप समीकरण। पहले तो हम लोग समझेंगे वेन टॉप समीकरण क्या है। क्लियर? फिर वहां से हम लोग निकालेंगे वेन टॉप गुणांक क्या होता है, वेन टॉप गुणांक में वियोजन की दर क्या है, संगुणन की दर कैसे ज्ञात की जाती है। क्लियर है? उसके बाद इस कंसेप्ट में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे साथियों। कोई दिक्कत क्या आपको? सुने आप लोग, देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है वेन टॉप समीकरण। वेन टॉप इक्वेशन, या फिर आप लोग कहोगे साथियों हिंदी में वेन टॉप समीकरण। क्लियर है? वेन टॉप इक्वेशन या फिर वेन टॉप समीकरण। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं साथियों। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य के वियोजन की दर या संगुणन की दर, वैद्युत अपघट्य से मिलने वाले कणों की संख्या व अणुसंख्यिक गुणधर्म को सर्वप्रथम वेन टॉप ने आपस में संबंधित किया। बेटा क्या बोल रहा हूं, वैद्युत अपघट्य के, यहां पर लिख रहा हूं सारी बातें, वैद्युत अपघट्य के वियोजन की दर, वैद्युत अपघट्य के वियोजन की दर व संगुणन की दर, व संगुणन की दर, वैद्युत अपघट्य के वियोजन की दर व संगुणन की दर, वैद्युत अपघट्य से मिलने वाले कणों की संख्या, वैद्युत अपघट्य से मिलने वाले कणों की संख्या, वैद्युत अपघट्य से मिलने वाले कणों की संख्या। क्लियर? वह अणुसंख्यिक गुणधर्म को, वह अणुसंख्यक गुणधर्म को सर्वप्रथम वेन टॉप ने संबंधित किया। वेन टॉप ने आपस में संबंधित किया, आपस में संबंधित किया। क्लियर? वेन टॉप ने आपस में संबंधित किया तथा वेन टॉप गुणांक दिया, तथा वेन टॉप गुणांक दिया। क्लियर है? देखिएगा बेटा, वैद्युत अपघट्य के वियोजन की दर, वैद्युत अपघट्य के संगुणन की दर, वैद्युत अपघट्य के कणों की संख्या, इसके अलावा अणुसंख्यिक गुणधर्म, इन सबको आपस में संबंधित करने का काम, इनको आपस में रिलेटेड करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया साथियों? वेन टॉप के द्वारा किया गया। क्लियर है? और उसके बाद वेन टॉप ने क्या दिया? वेन टॉप इक्वेशन या वेन टॉप समीकरण दिया। वेन टॉप समीकरण में साथियों इन्होंने बताया कि वेन टॉप गुणांक, वेन टॉप गुणांक को साथियों आयोटा के द्वारा, आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता, आयोटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेन टॉप गुणांक इक्वल टू, इन्होंने बताया कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। यानी इन्होंने कहा कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को वेन टॉप गुणांक कहा जाता है। बात समझ में आई क्या? क्या बोला मैंने? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को क्या बोला जाता है साथियों? वेन टॉप गुणांक कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर एक चीज, एक शब्द काम में आया बेटा, क्या कि वेन टॉप गुणांक, वेन टॉप गुणांक
वेंट ऑफ गुणांक को मैं आयोटा के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। क्या होता है साथी वेंट ऑफ गुणांक? तो अब भी मैंने आपको बताया कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को वेंट ऑफ गुणांक कहते हैं, के अनुपात को वेंट ऑफ गुणांक कहते हैं, के अनुपात को वेंट ऑफ गुणांक कहते हैं। क्लियर है साथियों? यानी ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है आप लोग लिख सकते हो बेटा, अर्थात वेंट ऑफ गुणांक आयोटा इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टा आप लोग क्या लिखोगे साथियों, सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को क्या बोला जाता है साथियों, वेंट ऑफ गुणांक कहा जाता है। यानी आप ये लिख सकते हो मेरे साथी, क्या लिख सकते हो बेटा कि आयोटा बराबर क्या होगा, डेल्टा पी प्रेक्षित बट्टा डेल्टा पी सैद्धांतिक, सैद्धांतिक बेटा यह डेल्टा पी का मतलब है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से। डेल्टा पी का मतलब क्या है साथियों, यहां पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन प्रेक्षित बट्टा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन सैद्धांतिक। ये किसके बराबर होगा बेटा, आयोटा के बराबर। और आयोटा किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा टीबी प्रेक्षित बट्टा डेल्टा टीबी सैद्धांतिक है। मतलब आप क्या कहोगे, क्वथनांक में उन्नयन प्रेक्षित बट्टा क्वथनांक में उन्नयन सैद्धांतिक, ये किसके बराबर होगा बेटा, आयोटा के बराबर। तो आयोटा इक्वल टू दिस, आयोटा इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू क्या होगा बेटा, दिस। यानी प्रेक्षित ये जो वैल्यू है ये इसके क्या रहेगी बेटा, इक्वल रहेगी। यानी ये किस आयोटा किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा टी एफ प्रेक्षित बट्टा यहां पर लिख सकते हो डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक। और बेटा आयोटा किसके बराबर होगा, तो पाई प्रेक्षित बट्टा यहां पर आप लोग लिख सकते हो पाई सैद्धांतिक, पाई प्रेक्षित बट्टा आप लोग क्या लिख सकते हो, पाई सैद्धांतिक। क्लियर है ना? तो बेटा आयोटा इक्वल टू ये, आयोटा इक्वल टू ये, आयोटा इक्वल टू ये, आयोटा इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये होगा। क्या साथियों ये बात आपको समझ में आई? तो इस तरह से वैन हॉफ ने क्या किया, सारे अणुसंख्यक गुणधर्मों को आपस में रिलेटेड किया। मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत क्या? चलो साथियों एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना उसमें यहां तो आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी होगी, और अगर प्रश्न में कोई अणुसंख्यक गुणधर्म पूछा गया है तो वो भी कैसा पूछा जाएगा, ऑब्जर्व यानी प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपके दिमाग में ये वाली बात नहीं बैठ पा रही होगी, लेकिन जैसे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा तो आपके माइंड में ये सारी चीजें बैठ जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई या तो क्वेश्चन में ऑब्जर्व वैल्यू प्रेक्षित मान दे रखा होगा, या तो प्रश्न में प्रेक्षित मान दे रखा होगा, प्रेक्षित मान दे रखा होगा, प्रेक्षित मान दे रखा होगा, या प्रेक्षित मान पूछा जाएगा,
पूछा जाएगा। ये जो मैंने नोट लगाया ना बेटा, इस बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करने में। क्लियर है ना? प्रश्न में अगर पूछा जा रहा है तो आपको प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म पूछा जाएगा, और प्रश्न में आपको अणुसंख्यक गुणधर्म की वैल्यू दे रखी है तो वो भी किसकी दे रखी होगी मेरे साथियों? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म की वैल्यू दे रखी होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा कि भाई अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने आपको बताया, एक वियोजन की दर होती है, एक संगुणन की दर होती है। तो वियोजन की दर कैसे पता करेंगे, संगुणन की दर कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं बेटा वियोजन की दर किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे वैद्युत अपघटय का वियोजन। वैद्युत अपघटय का वियोजन, वैद्युत अपघटय का वियोजन। बेटा इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। वैद्युत अपघटय के वियोजन के बारे में आप किस तरह से वैद्युत अपघटय के वियोजन की दर का फॉर्मूला तैयार करोगे। मैं मान के चल रहा हूं कि वैद्युत अपघटय का एक अणु n कणों में टूटता है। वियोजन का मतलब क्या हो रहा है मेरे साथी? टूटना होता है। बोलो क्या होता है? टूटना। एक अणु बहुत सारे कणों में टूट रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वैद्युत अपघटय का एक अणु n कणों में टूट रहा है। माना कि यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, सुने, माना कि वैद्युत अपघटय का एक अणु n कणों में वियोजित होता है, n कणों में वियोजित होता है, n कणों में वियोजित होता है। क्लियर साथियों? तथा इसके वियोजन की दर, तथा इसके वियोजन की दर, वियोजन की दर अल्फा है। वियोजन की दर में कितनी मान के चल रहा हूं बेटा? अल्फा। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल आपके पास क्या है बेटा? ए कितनों में टूट रहा है? तो आप लोग क्या कहोगे बेटा? NB में टूट रहा है। कितनों में टूट रहा है? तो NB पार्टिकल्स में टूट रहा है। एक अणु है वो छोटे छोटे B N पार्टिकल उनमें टूट रहा है। क्लियर? मैं मान के चल रहा हूं बेटा कि इनकी जो प्रारंभिक सांद्रता 1 है, तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी? 0। लेकिन t समय बाद की अगर बात की जाए तो साथियों इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? 1 - x होगी। 1 - x है, और इसकी क्या हो जाएगी साथियों? x हो जाएगी। एक साथियों आपने 11th क्लास में अगर मोल कंसेप्ट पढ़ा है तो वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NX बराबर A अल्फा। सुनना, ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। NX बराबर क्या होता है? A अल्फा होता है। यहां N का मतलब होता है बेटा संतुलित समीकरण के मोल। N का मतलब क्या होता है मेरे साथी? संतुलित समीकरण के मोल। समीकरण के मोल होता है बेटा। X का मतलब होता है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। और बेटा यहां पर जो दे रखा A का मतलब होता है मेरे साथी प्रारंभिक मोल, और साथियों यहां पर अल्फा दे रखा ये होता है बेटा वियोजन की दर, वियोजन की दर। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, ये एक बॉक्स में मैं अलग लिख रहा हूं बेटा, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो साथियों यहां पर आप लोग क्या कहोगे? 1 - x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 1 मिनट, यहां पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा आप लोग इस तरह से देखें। आप क्या कहोगे? सर A से क्या बन रहा है? B बन रहा है। क्लियर? A की प्रारंभिक सांद्रता कितनी? 1, इसकी 0, इसकी क्या आ रही? t समय बाद 1 - x, और इसकी कितनी आ रही है बेटा? NX आ रही है। क्या साथियों ये बात क्लियर है? तो अब आप लोग क्या कहोगे? NX बराबर A अल्फा। तो N का मतलब होता है संतुलित समीकरण के मोल। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं बेटा कि संतुलित समीकरण का कितना मोल दे रखा है? 1 दे रखा है। अरे ये नो, तो N की जगह पर आप लोग क्या लगाओगे? 1 लगाओगे। N की जगह
पर मेरे साथी आपने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अरे यशियानो, अच्छा x वियोजन की मात्रा है, x ये रहा, बराबर a का मतलब प्रारंभिक सांद्रता 1 है। तो बेटा यहां पर आप लोग क्या कहोगे, क्या हो जाएगा कि भाई अल्फा, तो अल्फा तो आपको पता करना है, तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यानी आप लोग कह सकते हो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे साथी, अल्फा हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अरे भाई क्या बोला मैंने, वापस से सुने। nx बराबर a अल्फा, n का मतलब होता है संतुलित समीकरण का मोल। संतुलित समीकरण का मोल कितना मेरे साथी, 1 है। अरे यशियानो, अच्छा x वियोजन की मात्रा हमें पता करना है, a का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता साथियों कितनी है, 1 है ना, तो यहां पर 1, तो 1 और 1 बस, कोई मतलब नहीं, कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या बचेगा बेटा, अल्फा बचेगा। अरे हाँ या ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि 1 माइनस अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, n अल्फा आ जाएगा। क्या साथियों यहां तक आपके दिमाग में क्लियर? अब बेटा आयोटा बराबर क्या होता है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित बट्टा यहां पर आप लोग क्या कहोगे, क्या होता है, सैद्धांतिक होता है। क्लियर है साथियों? अब आप लोग देखिएगा प्रेक्षित वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बता दूं बेटा, जो प्रेक्षित वैल्यू की बात करोगे वो तो हमने अभी ऑब्जर्व किया है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होगी, और सैद्धांतिक वैल्यू की बात की जाए तो बेटा कितनी होगी, 1 होगी। सुने बेटा, यहां पर सैद्धांतिक मान कितना होगा बेटा, 1 माना गया है। और प्रेक्षित मान की बात की जाए, प्रेक्षित मान तो आप लोग क्या कहोगे, क्या आ रहा, 1 माइनस अल्फा प्लस आप लोग क्या कहोगे, क्या होगा बेटा, n अल्फा। तो आयोटा इक्वल टू आप लोग क्या कहोगे, प्रेक्षित 1 बट्टा इधर क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस आप लोग क्या कह सकते हो बेटा, n अल्फा कह सकते हो। क्या मेरे साथियों ये बात आपके दिमाग में क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना? सॉरी बेटा, यहां पर आप लोग कहोगे आयोटा बराबर क्या होगा, प्रेक्षित बट्टा सैद्धांतिक है। तो प्रेक्षित कितना आ रहा है बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा आ रहा है, और मेरे साथियों सैद्धांतिक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा 1 माइनस अल्फा प्लस इधर क्या आ गया मेरे साथी, अल्फा आ गया। क्या कोई दिक्कत? अब आप लोग एक काम करो यार, 1 को इस तरफ लेके आओगे तो आयोटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 बराबर n अल्फा, इधर क्या बचेगा, माइनस अल्फा बचेगा। तो आयोटा माइनस 1 बराबर, यहां पर कॉमन लिया तो बेटा क्या आ गया, अल्फा, n माइनस इधर क्या आ गया बेटा, 1। अल्फा का भाग इस n अल्फा में दिया तो कितनी बार गया, n बार, और अल्फा का भाग अल्फा में 1 बार। तो यहां से अल्फा बराबर देखोगे तो क्या मिलेगा, आयोटा माइनस 1 बट्टा n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये वियोजन की दर का फॉर्मूला है। यानी यहां पर बात की जाए अल्फा का मतलब क्या है साथी, तो आप क्या कहोगे बेटा, वियोजन की दर है। अच्छा आयोटा आपको पता ही है वेंट हॉफ गुणांक है, आयोटा क्या है बेटा, वेंट हॉफ गुणांक है, और n का मतलब आप क्या कहोगे बेटा, कणों की संख्या है, वैद्युत अपघटन के कणों की संख्या है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा का मान यानी वियोजन की दर की वैल्यू पता कर सकते हैं। बेटा क्या देखो, फाइनली आपके पास अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, आयोटा माइनस 1 बट्टा n माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है साथियों? यहां पर आप लोग क्या कहोगे, अल्फा बराबर आयोटा माइनस 1 बट्टा n माइनस 1, आयोटा माइनस 1 बट्टा n माइनस 1 रट्टा हुआ होना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अब बेटा इसी तरह से हम लोग देखते हैं वैद्युत अपघटन का संगुणन हो जाए तो वैद्युत अपघटन के संगुणन की दर क्या होगी, वैद्युत
अपघट्य के संगुणन की दर, संगुणन की दर को बेटा मैं मान लेता हूं अल्फा डैश। संगुणन का मतलब क्या होगा, छोटे छोटे n पार्टिकल मिलकर के क्या बना दे बेटा, एक पार्टिकल बना दे। क्या बोला, n पार्टिकल मिल करके कितना बना दे, एक पार्टिकल, तो उसे क्या बोला जाएगा साथी, संगुणन कहा जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, बोलो क्या लिख सकते हैं, सुने कि भाई n ए पार्टिकल मिलकर के क्या बना रहे बेटा, एक पार्टिकल मिला बना रहे हैं, आप लोग क्या कहोगे बी। तो प्रारंभिक सांद्रता की बात करूं मैं, तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता n होगी, इसकी क्या होगी मेरे साथी, 0 होगी। अगर साम्य पर बात की जाए या t समय पर बात की जाए, t समय पर, तो n माइनस इसका क्या होगा nx और इसका क्या हो जाएगा मेरे साथी, x हो जाएगा। साथियों वही बात आपको बता रहा हूं, बोलो क्या, कि nx बराबर क्या होता है, a अल्फा डैश होता है। ध्यान से सुनना, यहां पर अब की बार संगुणन की दर मतलब मैं क्या ले लूंगा, अल्फा डैश। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप लोग क्या कहोगे मेरे साथी, n की वैल्यू, n का मतलब होता है संतुलित समीकरण के मोल, और संतुलित समीकरण का मोल कितना आ रहा है n, x बराबर a की वैल्यू n है, और इधर आप लोग क्या कहोगे, क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा डैश हो जाएगा। क्लियर है। सॉरी, संतुलित समीकरण कुल मिलाकर के आप लोग कितना मान के चलोगे बेटा, एक मान के चलोगे। ध्यान से सुने बेटा, एक। तो x बराबर आप लोग क्या कहोगे मेरे साथी, ये आ जाएगा n अल्फा डैश हो जाएगा। इधर ध्यान से सुने आप लोग। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे n माइनस n अल्फा डैश, और इधर आप लोग क्या लिखोगे, अल्फा डैश। तो आपके पास जो प्रेक्षित वैल्यू है, प्रेक्षित मान है, वो कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे साथियों, n माइनस n अल्फा डैश प्लस आपके पास अल्फा डैश, और जो सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान है, वो कितना हो जाएगा मेरे साथी, n हो जाएगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है। अगर आप लोग आयोटा बराबर देखना चाहो तो क्या होता है, प्रेक्षित बट्टा सैद्धांतिक होता है। अरे ये शियानो, तो प्रेक्षित वैल्यू कितनी है, तो आप क्या कहोगे, n माइनस n अल्फा डैश प्लस अल्फा डैश बट्टा सैद्धांतिक वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप क्या कहोगे, n। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आप लोग क्या कहोगे, n इंटू आयोटा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, n माइनस n अल्फा डैश प्लस इधर आप लोग क्या कहोगे, क्या आ जाएगा, अल्फा डैश आ जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहां पर ये आ गया। अब आप लोग इसको इस तरह से सॉल्व करें कि भाई इसको तो आप लोग इधर लेके आए, n आयोटा माइनस आप इधर ले आए n बराबर, इधर क्या बचा, अल्फा डैश माइनस इधर क्या आ गया, n अल्फा डैश आ गया। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अगर आप लोग इसको इधर ले आते, एक मिनट बेटा ना, इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, n अल्फा डैश प्लस, और ये प्लस का ये किस में हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का आयोटा हो जाएगा। ध्यान से सुने, यहां पर कॉमन क्या आ गया, अल्फा डैश, तो n माइनस इधर क्या बचा 1, और इधर मेरे साथी कॉमन क्या आ गया n, तो 1 माइनस इधर क्या बच गया मेरे साथियों, आयोटा। तो साथियों यहां पर एक बात आप लोग सुने, अल्फा डैश बराबर आपको पता करना, तो क्या हो जाएगा, n इंटू 1 माइनस आयोटा बट्टा इधर क्या आ जाएगा मेरे साथी, n माइनस 1 आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है, ये संगुणन की दर का फॉर्मूला है। बोलो किसका फॉर्मूला है, संगुणन की दर का फॉर्मूला है। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला भी आपके न्यूमेरिकल प्रश्न करने में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। वियोजन की दर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि भाई अल्फा बराबर आयोटा माइनस 1 बट्टा n माइनस 1, और यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, संगुणन की दर अल्फा डैश का फॉर्मूला बता रहा हूं, अल्फा डैश बराबर n इंटू 1 माइनस आयोटा बट्टे n माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले साथियों आपके तैयार होने चाहिए अगर आपको वेंट ऑफ गुणांक से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन कुछ तंत्र की बात और करते हैं। देखिएगा साथियों,
देखिएगा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुने। इंपॉर्टेंट बात है कि भाई संगुणन की दर है अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या बताया, आयोटा माइनस 1 बट्टा n माइनस 1। दूसरी बात, वियोजन की दर अल्फा डैश बराबर फॉर्मूला क्या बताया, n इंटू 1 माइनस आयोटा बट्टा n माइनस 1। ये फॉर्मूले बताए बेटा। चलो बेटा, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है बेटा। दूसरी बात सुने, दूसरी बात, सेकंड बात बेटा समझने की कोशिश करना। क्या समझना है बेटा, सुने कि भाई अल्फा बराबर आपको मैंने बताया कि आई माइनस 1, आयोटा माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, एक से आयोटा बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा। जब भी बोल दिया जाए वैद्युत अपघटय का वियोजन, तो उसके लिए वेंट ऑफ गुणांक आई का मान 1 से अधिक होता है। भाई देखिएगा यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, आयोटा में से एक को घटा रहा हूं, अरे यशियानो, इसका मतलब आयोटा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जब भी बोल दिया जाए वैद्युत अपघटय का वियोजन, तो आप क्या कहोगे, सर आयोटा का मान 1 से ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा वैद्युत अपघटय के वियोजन के लिए, वैद्युत अपघटय के वियोजन के लिए आयोटा का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, अधिक होता है। क्लियर है साथियों। अच्छा, दूसरी बात देखिएगा, संगुणन में क्या किया है, संगुणन में 1 माइनस आयोटा किया है। क्या किया है मेरे साथी, 1 माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 आयोटा से बड़ा है। जब भी वैद्युत अपघटय का संगुणन कहा जाए, तो आयोटा का मान क्या होगा बेटा, 1 से छोटा होगा। तो वैद्युत अपघटय के संगुणन के लिए आयोटा का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। साथियों ये बात आपके दिमाग में क्लियर है। अगली बात, अगर वैद्युत अनपघट्य दे रखा है, तो इसके लिए वेंट ऑफ गुणांक का मान 1 होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, वैद्युत अनपघट्य दे रखा है, अनपघट्य के लिए, वैद्युत अनपघट्य के लिए आयोटा बराबर 1 होता है, आयोटा बराबर 1 होता है। ये तीनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। नीट की परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है बेटा। क्लियर है ना। आपको पता होना चाहिए कि आयोटा का मान किसके लिए 1 से ज्यादा होता है, आयोटा का मान किसके लिए 1 से कम होता है और किसके लिए 1 के बराबर होता है। अगर वैद्युत अपघट्य का वियोजन दे रखा है, तो आप लोग क्या कहोगे मेरे साथी, वैद्युत अपघट्य का वियोजन दे रखा, तो आयोटा का मान 1 से क्या होगा बेटा, अधिक होगा। वैद्युत अपघट्य का संगुणन दे रखा है, तो आयोटा का मान क्या होगा मेरे साथियों, 1 से कम होगा। और वैद्युत अनपघट्य दे रखा है, तो आयोटा का मान साथियों किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या मित्रों आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं जो बात मैंने आपको बताई वो समझ में आई होगी। अब साथियों वैद्युत अपघट्य का वियोजन भी पढ़ा, वैद्युत अपघट्य का संगुणन भी पढ़ा। तो यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, एक क्वेश्चन यहां से आपके सामने स्क्रीन पर पड़ा है कि 0.1 and K4 FeCN होल 6 विलियन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 45% वियोजित हो रहा है। बेटा कितने परसेंट वियोजित हो रहा? 45% वियोजित हो रहा है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखिएगा प्रासरण दाब के लिए मेरे साथी फॉर्मूला क्या काम में आता है, पाई बराबर CRT काम में आता है। लेकिन साथियों एक बात आपको बता दूं कि भाई पाई बराबर CRT प्रासरण दाब के लिए फॉर्मूला तो काम में आता है, लेकिन प्रश्न में आपको वियोजन की मात्रा दे रखी है। वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा अगर
प्रश्न में दे दी जाए, वियोजन की दर या संगुणन की दर अगर प्रश्न में दे दी जाए तो प्रश्न केवल प्रासरण दाब का नहीं रहता है, प्रश्न वेंट ऑफ गुणांक प्लस प्रासरण दाब का बन गया। अरे बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन वेंट ऑफ गुणांक से संबंधित तैयार हो गया। अरे हाँ या ना? क्लियर है ना? अब आपसे पूछा गया प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। साथियों एक बात मैंने आपको बताई थी, मैंने क्या बोला था कि अगर प्रश्न में कोई अणुसंख्यक गुणधर्म दिया हुआ होगा तो वो कैसा दिया हुआ होगा? प्रेक्षित। और पूछा जाएगा तो भी क्या पूछा जाएगा? प्रेक्षित। मैंने नोट लगवाया था, एक बॉक्स में बात बताई थी, आप लोग देख सकते हैं बेटा। आपको मैंने यहां पर एक बात बताई थी कि या तो प्रश्न में प्रेक्षित मान दे रखा होगा या प्रेक्षित मान पूछा जाएगा। अब अणुसंख्यक गुणधर्म आपसे पूछा गया तो साथियों कौन सा पूछा गया है? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म आपसे पूछा गया है। बात समझ में आई क्या? तो अब आप लोगों को पता है आयोटा किसके बराबर होता है? पाई प्रेक्षित बट्टा पाई सैद्धांतिक के बराबर होता है। तो यहां से आप लोग क्या कहोगे? पाई प्रेक्षित बराबर क्या होगा? आयोटा इंटू पाई सैद्धांतिक। क्लियर है ना? तो पाई प्रेक्षित बराबर क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू सी आर टी। बेटा टेम्परेचर दे रखा, आर का मान पड़ा, सी का मान पड़ा। क्लियर है क्या? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? आयोटा की वैल्यू चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करें। आपको मैंने बताया था अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता? आयोटा माइनस 1 बट्टा एन माइनस 1। तो अल्फा का मान 45% यानी 45 बाई 100 इक्वल टू आयोटा आपको ज्ञात करना पता नहीं, -1 बट्टा n -1। n का मतलब कणों की संख्या और इसका मेरे साथी टुकड़ा करोगे तो क्या बन जाएगा? 4k प्लस तथा इधर आ जाएगा FeCN होल 6 है, इसके ऊपर आएगा -4। एक पार्टिकल ये और 4 पार्टिकल ये, कुल मिलाकर के कितने पार्टिकल बन गए मेरे साथी? 5 माइनस आप लोग क्या लिखोगे? 1। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? 0.45 इक्वल टू आयोटा -1 बट्टा इधर क्या आ जाएगा? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा बेटा 1.80 और इधर आ जाएगा आयोटा -1। तो आयोटा बराबर आप लोग माइनस का 1 इधर आया तो 2.8। आयोटा की वैल्यू आ गई बेटा 2.8। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब आप लोग करोगे पाई प्रेक्षित बराबर क्या मिल जाएगा बेटा? आयोटा का मान कितना आ गया? 2.8 इंटू सी की वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे? 0.1। आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आप क्या कहोगे बेटा? 300 केल्विन। इस पूरे को आप लोग सॉल्व करोगे तो मेरे साथी यहां पर क्या आएगा? पाई प्रेक्षित बराबर 2.8 इंटू 0.1 इंटू इधर आएगा बेटा 24.6। तो पाई प्रेक्षित बराबर यहां पर आप लोग जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हो। उम्मीद करता हूं जोड़ बाकी गुणा भाग आप सबको आते होंगे और आप लोग कर लोगे। क्लियर है? आंसर मिल जाएगा फाइनली 6.8 के यहां पर जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो आंसर मिलेगा 6.8 एटीएम के आसपास। क्लियर? आप लोग जोड़ बाकी गुणा भाग करके देख लेना बेटा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिएगा प्रश्न की नेचर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रश्न में आपको प्रतिशत मात्रा दे रखी है, वियोजन की दर या संगुणन की दर दे रखी हो तो क्वेश्चन सीधा कहां पर चला जाएगा बेटा? वेंट ऑफ गुणांक पर चला जाएगा। क्लियर है ना? उस समय अगर अणुसंख्यक गुणधर्म पूछा जाएगा तो वो कौन सा पूछा जाएगा? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म पूछा जाएगा। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा? चलो साथियों अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। 1 मिनट है ना, ये 7 नंबर। हाँ, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और पड़ा। क्वेश्चन दे रखा है 10.42 ग्राम CdSO4 जिसका मोलिकुलर वेट दे रखा को 1 लीटर जल में मिलाया जाता है। ठीक बात है बेटा। तो हिमांक में अवनमन इतना है, तो
बेटा हिमांक में अवनमन इतना है, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ का मान आपको दे रखा है। तो वेंट ऑफ गुणांक आयोटा तथा वियोजन की दर अल्फा ज्ञात कीजिए। अबे साथी एक बात बताई थी, याद करो क्या बताया था कि प्रश्न में अगर कोई अणुसंख्यक गुणधर्म की वैल्यू दे रखी है तो वो प्रेक्षित होगी या सैद्धांतिक? प्रेक्षित होगी। तो ये वैल्यू जो दे रखा है ये क्या दे रखा है बेटा? पाई प्रेक्षित दे रखा है। क्लियर है क्या? तो आपको पता है बेटा, सॉल्व करोगे इसे तो क्या लिखोगे? पाई प्रेक्षित बराबर आयोटा इंटू पाई सैद्धांतिक। पाई क्या लिखोगे बेटा? सैद्धांतिक। तो यहां पाई प्रेक्षित की वैल्यू कितनी? ये दे रखा है इतना, बराबर इधर लिखोगे आयोटा इंटू, सॉरी जस्ट ए मिनट बेटा, पाई ना हो करके यहां पर डेल्टा टीएफ है, माफ करना बेटा, डेल्टा टीएफ प्रेक्षित बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आयोटा इंटू डेल्टा टीएफ सैद्धांतिक। तो डेल्टा टीएफ प्रेक्षित कितना दे रखा है? तो आप क्या कहोगे? 0.186 केल्विन दे रखा है बेटा। क्लियर? तो इक्वल टू आयोटा आपको पता करना इंटू डेल्टा टीएफ सैद्धांतिक। ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है के एफ इंटू डब्ल्यू ए बट्टा एम डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टा डब्ल्यू बी। यहां पर साथियों आप लोग देखोगे कि भाई 86 बराबर आयोटा इंटू के एफ जल के लिए के एफ की बात करें तो होता है 1.86 इंटू एम डब्ल्यू कितना आ रहा है? 10.42, सॉरी डब्ल्यू 10.42, एम डब्ल्यू दे रखा 208 इंटू बेटा 1 लीटर जल दे रखा है तो 1 बाई में क्या लिख दूं बेटा? 1 लिख लूं। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो आयोटा बराबर, तो यहां पर क्या जाएगा? 86, ये 1.86 इंटू 10.42 और वो 208 कहां चला जाएगा? ऊपर। बेटा जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो आपके पास आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। जोड़ बाकी गुणा भाग करने पर आयोटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बेटा? जस्ट ए मिनट, यहां पर आप लोग जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो आयोटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है ना? अब आपसे पूछा गया आयोटा का मान तो पूछा गया, आपने याद कर लिया। इसके बाद वियोजन की दर अल्फा का मान पूछा गया है तो अल्फा बराबर क्या होता है? आयोटा माइनस 1 बट्टा एन माइनस 1। अल्फा बराबर आयोटा की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2 माइनस 1 बट्टा CdSO4 के टुकड़े करोगे तो बेटा क्या मिलेगा? CD प्लस 2 तथा SO4 माइनस 2, यानी पार्टिकल कितने आ गए बेटा? 2 माइनस 1। तो अल्फा बराबर 1 बट्टा 1, यानी अल्फा बराबर 1। अगर परसेंटेज में मल्टीप्लाई परसेंटेज आपको याद करना है तो आप लोग क्या करोगे बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑलमोस्ट 100% के आसपास आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। फाइनल आप लोग ये कह सकते हो कि अल्फा बराबर कितना आ गया बेटा? 1। अल्फा बराबर कितना आ गया? 1। वियोजन की दर या वियोजन की मात्रा कितनी होगी बेटा? 1। दर पूछा जाए तो आप लोग क्या कहोगे? 100%। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अरे यशियानो, आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। क्लियर है साथियों? आप लोग एक बार देख लें उस क्वेश्चन को कि भाई 0.85% NaNO3 विलयन, प्रश्न दे रखा 0.85% NaNO3 विलयन 90% वियोजित होता है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली देख ले बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले ले, आप खुद इसको सॉल्व करोगे। क्लियर? पहले जो क्वेश्चंस करवाया था उसी के जैसा का जैसा ये वाला प्रश्न है। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो ये पूरा चैप्टर था आपका सॉल्यूशन वाला।